हमें, अगर हम इस बात को समझ पाते तो सरकार या जो भी पार्टी, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, वो इस ओर नहीं बढ़ सकती थी। ये हमारा दोहरापन है। हम 10वीं 12वीं तक की शिक्षा तो हम चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में हो, लेकिन जब हमारा बच्चा इंजीनियरिंग और डॉक्टरेट के लिए जाता है, डॉक्टरेट मेडिकल लाइन में जाता है, तो हम या तो सरकारी IIT ढूंढते हैं या गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज ढूंढते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि सरकार की क्या भूमिका है। तो जो सरकार की भूमिका है, भारत के निर्वाचकों को वह काम सरकार से ही करवाना है। तो धन्यवाद साथियों। मैं इस कड़ी में मैं सोचूंगा कि हम महिला और पुरुष को थोड़ा सा बराबर में लेकर चलेंगे। तो इस कड़ी में मैं पूनम बोध को आमंत्रित करता हूं कि आप आएं। जैसे कि सर ने अभी बहुत डिटेल से बता दिया कि निर्वाचक ही शासक है। आज मतदाता दिवस है, आप सभी लोग जानते हैं, और शायद आप सभी ये भी जानते होंगे कि ये अधिकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत मुश्किलों से हम लोगों को दिलाया। क्योंकि जब साउथ ब्यूरो कमेटी जब 1919 में भारत में आई, क्योंकि यहाँ के लोगों को वो अधिकार देना चाहती थी, तो उसमें एक महत्वपूर्ण अधिकार था वोट का अधिकार। लेकिन यहाँ के जो सवर्ण थे वो ये चाहते थे कि यहाँ पर लोगों को, उन लोगों को अधिकार मिलना चाहिए जो टैक्स भरते हो, जो शिक्षित हो, जो 8वीं पास हो। जब ये बात बाबा साहेब को पता चली तो वो साउथ ब्यूरो कमेटी के पास जाते हैं और वहाँ पर जाकर उनसे आग्रह करते हैं कि सर, अगर इस बेस पर आप लोगों को मत का अधिकार दोगे तो इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है उनको शायद वोट का अधिकार नहीं मिल पाएगा। तब वो साउथ ब्यूरो कमेटी बाबा साहेब से पूछती है कि डॉक्टर अम्बेडकर, फिर किस आधार पर लोगों को वोट दिया जाए। तब बाबा साहेब कहते हैं कि हर साल लोगों की एज बढ़ती है, आप एज के आधार पर यानी आयु के आधार पर आप लोगों को वोट का अधिकार दो। और बाबा साहेब की बात मान ली जाती है और तब कहीं जाकर हमको वोट का अधिकार मिलता है। एक छोटी सी घटना है और वो घटना है 25 जनवरी 1950 की ये घटना है, यानी कि संविधान लागू होने से एक दिन पहले की घटना है। और बाबा साहब बहुत खुश थे और वो जब वो खुश होते थे तो वो वायलिन बजाते थे, और वायलिन बजाते बजाते एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में नानक चंद रत्तू साहेब बाबा साहेब को देख रहे थे कि बाबा साहेब ने मतलब हमेशा से ही उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा, लेकिन आज डॉक्टर अम्बेडकर बड़े खुश हैं, वो बाबा साहेब को डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन जब बाबा साहेब वायलिन बजाना छोड़ देते हैं तब नानक चंद रत्तू साहेब बाबा साहेब के पास जाते हैं और कहते हैं कि बाबा साहेब, आज आपको ऐसा कौन सा खजाना मिल गया जो आज आप इतने खुश हो। तब बाबा साहेब कहते हैं कि रत्तू, कल से मेरे द्वारा बनाया गया संविधान लागू होने जा रहा है। तो बाबा साहेब, नानक चंद रत्तू साहेब कहते हैं कि इसमें खुश होने की बात कौन सी है। तब बाबा साहेब कहते हैं कि रत्तू, कल तक जो लोग राजा महाराजा थे वो सड़कों पर आ जाएंगे और सड़कों के लोग सिंहासन पर पहुंच जाएंगे। तो इतना बड़ा अधिकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हम लोगों को दिया। उस वोट की कीमत, क्योंकि एक वोट से सरकार गिर भी सकती है और एक वोट से ही सरकार बन भी सकती है, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी वोट की कीमत को नहीं जानते। आप जाकर देख लीजिए, चाहे गांव में या शहरों में भी बहुत सारे लोग हैं, वो अभी तक अपने अपनों की पहचान नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साड़ी में, आधे पौवे में, एक मिठाई के डब्बे में अपनी वोट बेकार कर देते हैं। शायद उनको नहीं पता, क्योंकि जो जन जागरूकता होनी चाहिए थी 1950 से लेकर या 1956 से लेकर, वो शायद आज भी नहीं हो पाई, और इसीलिए आज हमारी वोट कहां से कहां चली जाती है हम सभी लोग जानते हैं। तो वोट का जो अधिकार है, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूं, या आपके आस पड़ोस में भी, कि सभी लोगों को वोट की ताकत के बारे में जरूर बताएं कि हम लोग ऐसे लोगों को वोट दें जो हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बातें करे, जो हमारे लिए हाई से हाई एजुकेशन की बात करे। लेकिन जो संविधान में जो प्रावधान है, अभी सर ने बताया कि हम लोग सिर्फ आलोचना करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आलोचना करनी भी चाहिए, क्योंकि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसके बारे में लोगों को पता भी होना चाहिए। तो हमको जो अधिकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से मिला है, इस बात को भी हमको नहीं भूलना चाहिए। बहुत सारे वक्ता हैं, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय। बने हैं
इससे बाबा साहब का तात्पर्य क्या था? बाबा साहब का तात्पर्य ये था कि भारत के संविधान की मंशा के अनुरूप जो संगठन है वही निर्माण होने चाहिए। बाबा साहब का या संविधान सभा का क्या आदर्श है? बाबा साहब का एक बहुत फेमस स्लोगन है, फर्स्टली इंडियन और लास्टली इंडियन। लेकिन हमने अपनी पहचान क्या इसमें बनाई, इस रूप में बनाई? हम आज भी इतना सब कुछ होने के बावजूद हमारी काउंटर फोर्सेस तो चाहते ही हैं, लेकिन हम भी आज भी जातियों के आधार पर संगठनों का निर्माण कर रहे हैं। ये भारत के न संविधान की मंशा से मेल खाता है, ना हमारे महापुरुषों की मंशा से मेल खाता है। तो ऐसे संगठनों से सचेत रहने की जरूरत है और उनसे बचने की जरूरत है। तो बाबा साहब ने कहा कि गलत विचार के बजाय गलत संगठनों ने समाज का और संसदीय लोकतंत्र का बहुत नुकसान किया है। साथियों, मैं इस कड़ी में आगे तो हम तो ऐसे युवाओं को ढूंढ रहे हैं जो हमारे इस संगठन में आए और आगे फ्रंट लाइन पर वो काम करें। तो मैं इस कड़ी में एडवोकेट चंद्रेश, आनंद सिंह चंद्रेश, हमारी नज़र इस पे वैसे बहुत दिन से है, लेकिन ये नियंत्रण में हमारे आ नहीं रहा है और हमने बहुत पहले सोचा था, लेकिन अभी ये हमारे कब्जे में क्या, शायद किसी के भी कब्जे में फिलहाल नहीं आ रहा है ना। संत, गुरु, महापुरुष, वीर, वीरांगनाएं सभी के चरणों में नमन करते हुए दर्शक दीर्घा में उपस्थित मेरे युवा साथी, बुजुर्ग साथी, मेरी माताएं, बहनें, सबको क्रांतिकारी जय भीम। और मंच पर आसीन सभी विद्वान जनों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। समय कम है क्योंकि 2 मिनट में इंजन गर्म नहीं होता। तो इतनी देर से बैठे हुए हैं, बात यहाँ तक पहुंचे तो एनर्जी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करें, दोनों हाथ मेरे साथ बोलेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम। बिना करंट के भक्ति नहीं जाती, नहीं जहाँ खोपड़ी तक बात हो, क्योंकि इन्होंने जो विषय रखा है ये इतना भारी भरकम विषय है और ऊपर से 2 मिनट तो बड़ा मुश्किल है। इट्स रियली वेरी टफ। मतलब कुछ भी कहने से पहले आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माय ग्रेटिट्यूड टू मैडम आशा चंद्रा। शी हैज एक्सेप्टेड कि जब वो प्रशासनिक अधिकारी थी, शी हैज डन नथिंग फॉर सोसाइटी, शी हैज एक्सेप्टेड। आई सैल्यूट यू। एटलीस्ट आपने स्वीकार तो किया, नहीं तो मेरे जैसा जो लड़का है वो अपनी जवानी गलियों में घूम के समाज को जगाने में बर्बाद करेगा। उनका बच्चा विदेश में पढ़ेगा। मन पे चढ़ के बकवास करना आसान है, जमीन पे उतर के काम करना बड़ा कठिन है। और ऊपर से इतना भारी भरकम टॉपिक, निर्वाचक ही शासक है। इसको समझने के लिए गहन अध्ययन करना और गूढ़ समझना होना बड़ा भारी मुझे आवश्यकता महसूस होती है। एकदम कुछ लोग इकट्ठा हुए और इसको एकदम पुशिंग कर दे। इट्स नॉट इजी टू एक्सेप्ट इट। वी नीड टू मूव डाउन टू दिस सोसाइटी। जमीन पे उतरना पड़ेगा। निर्वाचक ही शासक है, पर ये हो ना सका, और अब ये आलम है कि तू नहीं तेरा हम, तेरी जू भी नहीं। निर्वाचक ही शासक है, पर ये हो ना सका, और अब ये आलम है कि तू नहीं तेरा हम, तेरी जुस्तजू ही नहीं। और गुजर रही है जिंदगी इस तरह, इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं, और बस यूं ही रह जाऊंगा कभी खो के मेरी हम नफस। तू मुझे जवाब दे या ना दे, बस कभी कभी मेरे ख्याल आ जाता कि अगर ये हो जाता, मतदाता बना के छोड़ दिया ना। दाता जो देता है, देता जो दान देता है। आप जब दान देते हो, घर पर होते हो, कोई भिखारी आ गया, दान देना है, तो किस चीज का दान देते हो? जो आपके पास एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा कपड़ा, एक्स्ट्रा अनाज, समथिंग यू आर हैविंग एट योर पॉइंट एक्स्ट्रा। यार मुझे बात कहने दे, कौन यार 2 मिनट बचे, 2 मिनट में मेरे को बात खत्म करनी है। क्या करना है? कंटिन्यू। मतलब दान कर रहे हैं, जो चीज एक्स्ट्रा है,
जिसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप वोट डालने जाते हो, दैट इज नॉट एक्स्ट्रा डैमेज, वो एक्स्ट्रा नहीं है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज वही है। पर लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई, हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई। शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई। शौक क्या है, शाम के 8 बजते हैं, धोपे कंदर मेरे समाज का लौंडा सिकंदर। हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई और शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई। बस यही तो खराबी हुई, यही तो खराबी हुई कि मैं आन पड़ा था अपने घर, उसकी महफिल से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर। और सुनो, एक गली की बात थी और गली गली गई। कौन सी बात थी वो? जिन लोगों की कोई खबर नहीं लेता था, वो खबरों में आने लगे जब साहब काशी राम ने समझाया कि एक गली की बात थी और पूरे देश में गली गली गई। तो वही तो है, दिस इज द सेम थ्योरी। पर गड़बड़ कहां हो गई? गड़बड़ ये हो गई कि हम लोगों ने अनुसरण नहीं किया, हम लोगों ने डुप्लीकेसी नहीं की। मैंने सीख तो लिया, आगे सिखाया कितने लोगों को? मैं आके मंच पे डायलॉग तो करूंगा, पर क्या एक्चुअली मैं उसको अंगीकृत कर रहा हूं? क्या मैं उसे स्वीकार कर पा रहा हूं? आखिरी कहानी बता दी, बात बता। एक बार जंगल में बड़ी भारी आग लगी, इतनी भारी आग लगी कि सब समाप्त होता जा रहा है। अभी आग लगी हुई है। तो सुनो, दुख का विषय यह है कि हमारे लोगों को तो अभी ये भी नहीं पता चला कि साला आग लगी हुई है। ये भी महसूस नहीं हो रहा अभी तो कि आग लग रही है। तो जंगल में जब आग लगी तो बुजुर्गों ने इकट्ठा होकर के एक मीटिंग बुलाई, जैसे आज बुला की मीटिंग। जलन महसूस हुई, आग लग रही इसलिए बुलाई मीटिंग, ये करवा सकते हैं। जंगल में आग लगी तो मीटिंग इकट्ठी हुई, लोग आ गए, हाथी, चीते, शेर, बगीरे, कुत्ते, बिल्ली, सब। सबसे पूछा गया आग को बुझाए तो क्या करें? किसी ने कहा सुनो, आग के ऊपर मिट्टी डालो, किसी ने कहा नहीं, आग के ऊपर रेत डालो, जल्दी से बुझेगी। हाथी आया, उसने कहा सुनो, जंगल के बीच से एक नदी बहती है, सभी को अपने अपने हिस्से का काम करना है, पानी लेकर के आना और आग पे डालना, आग बुझ जाएगी। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ कि जो हाथी कह रहा ठीक कह रहा है। सब जानवर गए और अपने अपनी क्षमता के अनुसार पानी लाए और उस पर डालने लगे। एक छोटी सी चिड़िया, गोरैया, चोंच में पानी भर के उड़ के जाए। पेड़ पे बैठा हुआ एक कौवा कहता, अरे चिड़ैया, तेरी बुद्धि खराब हो गई है क्या? तेरा वजूद ही कितना है, देखते नहीं क्या भयंकर आग लगी हुई है, इस आग की रेडिएशन से तो फूक जाएगी। मूर्ख, जाकर अपने बच्चों के साथ बैठ जाओ और आराम कर। कहता सुनो चाचा कल्लू, मैं इसलिए पानी लेकर नहीं जा रही हूं कि मेरी चोंच में पानी जो आएगा वो आग को बुझा देगा, लेकिन सुनो, ये इंगित कर रहा हूं मैं इस संगठन के लिए, भारतीय लोकतांत्रिक समाज महासंघ। मैं चोंच में पानी इसलिए लेकर के जा रही हूं कि जिस दिन इस जंगल की बर्बादी का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम वफादारों में आएगा, गद्दारों में नहीं आएगा। तो कम से कम आप जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे आए तो सही, एक कदम आगे बढ़ा तो सही। यकीन जानिए, तन, मन, धन और सुनो, जरूरत पड़ी तो गन, आवश्यकता पड़ेगी, आहुति चल रही है, आहुति देनी होगी। और जो जो आहुति दे सके वो साथ रही हो, जो आहुति ना दे सके जय भीम जी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश गौतम अपनी बात को यहीं से बात करता हूँ।